रहता है वहाँ वहाँ हम सुखी रहते हैं कि दुखी रहते हैं? जहाँ जहाँ बौद्धिक समाधान रहता है, जैसे आपको कोई काम करना है और वो काम आपको आता है, तो वो समस्या, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पंचर जोड़ना, पंचर बनाना नहीं आता है ना, लेकिन पंचर बनाना जिसको आता है, पंचर वाले की दुकान है ना, मेरी गाड़ी पंचर हो गई एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो मैं गई पंचर, अब मेरे लिए समस्या है, लेकिन पंचर की दुकान जिसकी, उसके लिए क्या है? अवसर, अवसर है, ठीक। तो जिसके पास समाधान है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बौद्धिक समाधान, लेकिन हम स्किल को यहाँ पर बौद्धिक समाधान नहीं कह रहे हैं, थोड़े और गहराई में बात को रखेंगे, ठीक है, पर मोटी मोटी बात को कह दिया। बौद्धिक समाधान में हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आज की स्थिति में। भौतिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि के बड़े प्रयास हुए हैं, ठीक, और भौतिक समृद्धि को अचीव करने के, प्राप्त करने के प्रयास में आज प्रकृति की, आज हमारी सामाजिक स्थितियाँ, पारिवारिक स्थितियों के क्या हाल हैं? बेहाल बेहाल है ना। तो मनुष्य ने बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि के द्वारा सुखी होने की कामना की है, और ये कामना किसमें किसमें है? किसमें किसमें है ये कामना? सभी में है, ठीक, सभी में है। लेकिन कितने लोगों को अचीव हो गई है? शायद किसी को अचीव हो गई। आज हॉल में बैठे हुए सभी लोगों में से ऐसे हैं, है ना, 100% पीपल आर लाइक दैट कि अभी अचीव नहीं हुई है, ठीक बात है ये, ठीक। चलिए आइए कुछ 2-3 बातें आपके साथ खास शेयर करने की इच्छा है मेरी, ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो बात किया जाए स्वयं में स्थिति कैसी है? क्या पूरी पूरी सुख की स्थिति है? नहीं। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, आसपास की प्रकृति में, ठीक बात है, ठीक। चलिए थोड़ा प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। किसका? प्रकृति का। प्रकृति का निरीक्षण किया जाए। प्रकृति में, प्रकृति को मैं 4 अवस्थाओं में बांटती हूँ, ठीक है। प्रकृति को 4 अवस्थाओं में बांटते हैं और कहते हैं पहली जो अवस्था है उसको बोलते हैं पदार्थावस्था। पदार्थावस्था मतलब मिट्टी, धातु, मणि, पत्थर, ठीक, पदार्थावस्था में इसको हमने रखा। अगली अवस्था जो है उसको हम कहते हैं प्राणावस्था। प्राणावस्था मतलब पेड़ पौधे, बायो ऑर्डर, है ना, दिस इज मटीरियल ऑर्डर। आपका स्कूल जो है वो गुजराती माध्यम है? गुजराती माध्यम, ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड बायो ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है जीवावस्था। जीवावस्था का मतलब गेस करते जाइए, पार्टिसिपेट करिए। हाँ, पशु, जानवर, जीव जानवर, है ना, जीव जानवर लिख दिया मैंने, ठीक है। पदार्थावस्था जो है, ठीक है, प्राणावस्था, पदार्थावस्था और जीवावस्था, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। पदार्थावस्था के बारे में जो स्टडी है उसका नाम है फिजिक्स, है ना, पढ़ाते हैं सभी। प्राणावस्था कहाँ पर पढ़ते हैं इसको? बायोलॉजी। और जीवावस्था का स्टडी कहाँ करते हैं? जूलॉजी में करते हैं, ठीक, ये स्टडी करते हैं हम, ठीक है। स्टडी करने के बाद हम क्या पाते हैं ये बताइए। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्थाएं व्यवस्था में हैं कि अव्यवस्थित हैं? अव्यवस्थित हैं तो किसके कारण अव्यवस्थित हैं? मानव के कारण। इतने बढ़िया लोग बैठे हैं यहाँ, तो वर्कशॉप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सब टीचर्स हैं ना, थॉटफुल लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, इनका स्टडी तो हम कर ही रहे हैं। अच्छा, पदार्थावस्था से हम सभी एवोल्यूशन को समझते हैं, क्रमिक विकास को समझते हैं प्रकृति में। पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था, प्राणावस्था के बाद जीवावस्था, और जीवावस्था के बाद कहीं मानव का उद्गम हुआ है, ठीक।
पदार्थावस्था और प्राणावस्था में जो संबंध है ना, प्राणावस्था मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो मिट्टी से लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, मिट्टी को देते हैं वापस, यस देते हैं, लेना देना बराबर और बढ़िया चल रहा है, ठीक। जो पदार्थावस्था से ये लेते हैं उससे ज़्यादा देते हैं कि कम देते हैं? मिट्टी ली इन्होंने, है ना, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लिए, पेड़ पौधे सड़ने के बाद खाद बन गए, तो खाद मिट्टी को ज़्यादा एनरिच करती है, उसका ज़्यादा संरक्षण संवर्धन करती है कि नहीं करती है? एनरिच करती है, रिप्लेनिश करती है, ठीक है। तो जितना लिया उससे अधिक दे दिया। तो ऐसा संबंध कैसा है? बढ़िया संबंध है कि नहीं है? जितना लिया उससे अधिक दे दिया, तो दोनों सुखी। प्राणावस्था और जीवावस्था में देखा जाए, जीवावस्था जो है वो प्राणावस्था से लेती है कि नहीं लेती है? ठीक, सारा भोजन इनका यहीं से आता है, और वापस देती है कि नहीं देती है? क्या देती है? हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जीवावस्था पदार्थावस्था से जो कुछ भी लेती है ना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है, एक उसको दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे जीवावस्था में एक चीज़ और होती है, जैसे जो इनका एक्सक्रीट करते हैं ना, क्या बोलते हैं, विसर्जन करते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, है ना, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, उससे प्राणावस्था अधिक समृद्ध हो जाती है ना। जैसे कि गौमूत्र, छाण का इस्तेमाल करने से, है ना, और अधिक समृद्धि आती है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को थोड़ा पदार्थावस्था की कैटेगरी में रखेंगे, पदार्थ ही हैं, ठीक है। तो देखिए जीवावस्था जो है वो पदार्थावस्था से भी लेती है, वापस देती है, जैसा लेती है उससे ज़्यादा देती है, उससे कम देती है, कैसा करती? खराब कर देती है, ज़्यादा। सहज स्वीकार है ये सारी बातें, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक? बढ़िया। अब आइए, ये हैं हम, जीवावस्था से लिया, प्राणावस्था से लिया, पदार्थावस्था से लिया कुछ नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। पदार्थावस्था की हालत कैसी है कि भर भर के ऑक्सीजन तो ले ली, सब पानी ले लिया, खराब कर दिया, ठीक है, माइनिंग करते चले जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। यहाँ पर प्राणावस्था से दिया कुछ दिया, ये टूटा हुआ। काटते ही चले जा रहे हैं जंगलों को, जंगल जितने लगाए जा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, ठीक बात है। जीवावस्था से सिर्फ ले ही रहे हैं, क्या दिया? कोई प्रजाति हमने बनाई क्या? नहीं बनाई। जो प्रजातियां थी उनको विलुप्त करने के कारण बनते चले जा रहे हैं, ठीक बात है ये। और हम अपने आप को कहते हैं कि हम ज्ञानावस्था की इकाई हैं, बड़े समझदार हैं, ठीक है। मैं इंजीनियर हूँ, काउंसलर भी हूँ, बड़ी पढ़ाई करी है, उसके बावजूद भी मेरा रोल क्या है अस्तित्व में? पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, और इस चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं। इससे निकलने का भी कोई उपाय दिख रहा नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा कि कैसे हम प्रकृति को शोषित किए बिना इसमें से हम कैसे उभरें। तो गड़बड़ कहाँ है ये समझने की बात है ना, ठीक। तो देखिए हम मानव हैं, कहते हैं प्रकृति ने मानव को, गॉड हैज़ मेड मैन इन हिज इमेज, ऐसे बोलते हैं ना, सुना होगा आप सभी ने। हम ज्ञानावस्था की इकाई हैं, समझ सकते हैं सभी चीज़ों को, समझदार लोग हैं। और समझदार व्यक्ति ने क्या किया है? तो ये समझदार है कि और कुछ है? बेवकूफ़ है। बढ़िया। इस मानव ने, चलिए देखिए और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। यहाँ पर कितने लोग 6 से ऊपर की क्लास को पढ़ाते हैं या साइंस उन्होंने पढ़ा हुआ है? 10 तक तो कम से कम पढ़ा है, थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा आपके साथ गहराई में बात करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, सच बताऊँ, मुझे लग रहा था कि इस बात को रखते रखते मुझे आधे घंटे से शायद ऊपर हो जाए, लेकिन आप लोग इतने रिसेप्टिव हैं
एंड ओपन माइंडेड है, मुझे लगता है मैं बात और गहराई में रखूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा ये और गहराई में चलते हैं, मुझे लगता है कि बहुत रिसेप्टिव क्लासरूम है आज मेरा। ठीक है, चलिए। पदार्थावस्था में जो सभी परमाणु हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ निश्चित आचरण में रहते हैं या अनिश्चित आचरण में रहते हैं? निश्चित आचरण में। लोहे का आचरण बदलता रहता है, चाहे यहाँ पर हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, लोहा लोहा ही रहता है। ठीक, तो पदार्थावस्था में यदि हम देखते हैं तो जो प्रकृति है पदार्थावस्था की, वो कैसी, उसका आचरण कैसा है? प्राणावस्था में देखा जाए, आम का बीज यहाँ बोया, कहीं और बोया, कभी भी बोया, ठीक है, आज बोया कि आज से 100 साल बाद बोया, आम ही निकलेगा, आम ही निकलेगा। प्राणावस्था की, अगर प्राणावस्था को देखें तो आचरण कैसा है? निश्चित या अनिश्चित? जीवावस्था के केस में देखा जाए, ठीक है, हमेशा जीने की आशा के साथ वो अपना काम करते रहते हैं ना, उनका लाइफ का एक ही मोटिव है, बने रहना और अपनी परंपरा को बनाए रखना। जीवावस्था में भी देखें, उनका भोजन, उनका अन्य आचरण भी कैसे है? निश्चित कि अनिश्चित? कि ऐसा नहीं कि आज से शेर मांसाहारी और कल शाकाहारी, ऐसा नहीं है। ठीक है, जीने के रूप में भी इनका आचरण जो है वो निश्चित है। इन तीनों अवस्थाओं में हम देखते हैं तो क्या समझ में आता है? आचरण कैसा है? निश्चित। अनिश्चित आचरण। ठीक, जितने अणु होते हैं, है ना, जितने अणु होते हैं वो आपस में हार्मनी से रहते हैं कि डिसहार्मनी से? हार्मनी को क्या बोलेंगे? सामंजस्य, सौहार्दता से, है ना। वो व्यवस्था में है कि अव्यवस्था में है? यहाँ पर हार्मनी है कि डिसहार्मनी? यहाँ पर, यहाँ मानव जिस तरीके से, मानव का ये बेसिकली देखे जाए तो ये क्या है? मानव का एक अरेंजमेंट है कि नहीं है? एक मानव स्वयं में कोई है चीज़, वो देखेंगे डीप में जाके। उसके बाद जैसे छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलके एक अणु बनाते हैं, उसी प्रकार से कई मानव परिवार, फिर परिवार मिलके, है ना, जैसे अणु जो है मॉलिक्यूल बना लेते हैं फर्दर, फिर इसी प्रकार से राष्ट्र, और इस प्रकार से पूरी धरती पर मानव है कि नहीं है? हमारा ये कैसा लग रहा है आपको? हार्मनी, डिसहार्मनी, कौन सी कैटेगरी में है हम? थोड़ी बहुत हार्मनी है कि पूरी ही डिसहार्मनी है? हर जगह डिसहार्मनी है? थोड़ी बहुत हार्मनी है। कहाँ हार्मनी दिखाई पड़ती है? कैसे दिखाई पड़ती है हार्मनी? ठीक, कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं कि मुझ में ये हार्मनी है? कब पता लगता है? क्योंकि सारी जांचना तो हम अपने अंदर कर ही सकते हैं। हाँ, तो कब हम कहते हैं कि हम हार्मनी में हैं? हाँ, जब हम परिवार में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, है ना। और ये किस विधि से हमारे पास आया है? ये आपके अंदर स्वाभाविक था कि आपको इस बात के लिए किसी ने प्रेरित किया, समझाया गया, प्रोत्साहन मिला? हाँ, बहुत सुंदर। परिवार में आचरण को देखकर हमने इस बात को पहचाना कि इस प्रकार जीना चाहिए, ऐसा ही है ना। ठीक, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। एक बार हाथ फटाफट, थोड़ा एक्टिव हो जाएं। हाँ, तो हम सारे ह्यूमन बीइंग्स क्या देखते हैं और किससे सीखते हैं? धर्मिष्ठा बहन कहाँ है? हाँ, आज आप नहीं, कोई और थे, कोई और बहन थे, आप बोल रहे थे यस, कि आचार्य मतलब जो आचरण करने वाला हो। ठीक है, तो हम कभी भी सीखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि केवल छोटा बच्चा सीखता है। छोटे बच्चे का लर्निंग रेट बहुत होता है। रेट मतलब वो बहुत जल्दी चीज़ें सीखता है। सीखते तो हम भी हैं। बात इतनी सी है कि कोई श्रेष्ठ मिलता नहीं है, किसी को हम या तो श्रेष्ठ पहचान नहीं पाते, और या तो हो सकता है, मुझे तो ज़्यादातर बात यही लगती है कि कोई श्रेष्ठ होता ही नहीं। और जब कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी बच्चा श्रेष्ठता, है ना, जिसको भी वो श्रेष्ठ माना रहता है, बचपन से ही बच्चा अपने माता पिता और गुरु, तीन लोगों को श्रेष्ठ माना ही रहता है। इसीलिए सारे प्रश्न उनके सामने रखता है। जिस दिन से
वो किसी की श्रेष्ठता को अस्वीकार कर देता है। इसको जांचिएगा अपने में। जिस भी दिन से, जिस भी क्षण से कोई भी मानव किसी में श्रेष्ठता को अस्वीकार कर देता है, उसी क्षण से अपनी मनमानी करने लग जाता है। ये बात सही या नहीं? और इसके बाद कंट्रोल करने की बात आती है, उसके बाद व्यवस्थित रहने की बात आती नहीं है। फिर कहते हैं क्लास कंट्रोल खराब हो रहा है, कक्षा का नियंत्रण खराब हो रहा है। हम में से, आप में से ही बहुत सारे टीचर्स होंगे, उन्होंने सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा। जब वो क्लास में बच्चों को इंगेज कर लेते हैं या बच्चों को सच में कुछ बहुत वैल्यूएबल लेसन दे रहे होते हैं, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। यस और नो? यस। इसका मतलब है बच्चा या कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षण में, ऐसा नहीं है कि हम, जैसे हम बीएड वगैरह में पढ़ाते हैं, हमें भी पढ़ाया गया साइकोलॉजी में कि भाई 0 से लेकर के 9 साल की उम्र तक बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ये बात ठीक है, क्योंकि वो भर रहे होते हैं, वो स्पॉन्ज जैसे होते हैं। लेकिन क्या हम नहीं सीखते हैं? सच बताइए, सीखते हैं। जैसे ही हमको किसी के अंदर कोई भी जरा सी श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है, हम उसको फट से अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, है कि नहीं? है ना? आचरण में दिखता है तो अपने आप रिफ्लेक्ट होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है हमारे अंदर, और हर व्यक्ति प्रेरित हो जाता है कि उसे अपने आचरण में ये चीज़ ले करके आनी है। यस और नो? यस। ठीक है, तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर, तो क्या सुधार की संभावना है या नहीं है? है। जोर से बोलिए। है। संभावना है। और आज मैं आपके सामने उस बात का प्रस्ताव रखने वाली हूँ। ठीक है, कि ये किस तरीके से, देखिए ये प्रस्ताव मुझे क्यों स्वीकार हुआ, अथवा जनक को क्यों स्वीकार हुआ, या डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उनको क्यों स्वीकार हुआ। हम तीनों लोग विज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं ना। विज्ञान मतलब क्या? तर्क। किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्टिवली समझना, फेथफुली नहीं समझना। कैसे समझना? ऑब्जेक्टिवली, है ना। उस बात को तर्क पूर्वक समझना। बौद्धिक समाधान के लिए तर्क की आवश्यकता है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये दर्शन है ना, मध्यस्थ दर्शन, सअस्तित्ववाद। सअस्तित्ववाद मतलब हम सब साथ साथ हैं, है ना। अब ये हम सब कौन कौन है, इसके बारे में आगे विचार होगा। तो दर्शन जो है साइंटिफिकली चीज़ों को रखता है। देखिए, रिलीजियसली हम एक नहीं हो सकते, ना आज, ना कल, ना किसी और दिन। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? रिलीजियसली हम एक नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन साइंटिफिकली आपके ही क्लास में अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग पढ़ने आते हैं, और सभी लोग साइंस को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस फेथ की बात नहीं करता, साइंस विज्ञान और तर्क की बात करता है। ठीक है, मिसिंग कहाँ पर चीज़ें हो गई हैं? जो विज्ञान है उसमें विवेक पार्ट मिसिंग है। जैसे कि एटम बॉम्ब किसने बनाया था? एटम बॉम्ब के लिए जो जिस संभावना की जो खोज थी वो किसने करी थी? आइंस्टाइन ने। चलिए, तो एटम बॉम्ब है ना, हमें मान लो पता चल गया कि न्यूक्लियर फिशन पॉसिबल है। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पॉसिबल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। नाभिकीय विखंडन से बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत सुंदर बात है, ये भी समझ में आ गया। अब ये बताइए, इसके बाद ये तो क्या था? ये हिस्सा है विज्ञान का, ठीक बात है, ये विज्ञान का हिस्सा है, हम सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन इससे आप एक एटम बॉम्ब बनाइए और जापान के ऊपर गिरा दीजिए, ये क्या है? अविवेक। ये तो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में इतना पढ़ा करके बच्चे को अपनी कल्पनाशीलता के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भैया तुम चाहे एटम बॉम्ब बनाओ, चाहे कुछ बनाओ, हमें नहीं पता, है ना। हम तो इसी को पढ़ा देते हैं, इसी को प्रश्न की तरह पूछ लेते हैं, इसी में उत्तर में नंबर दे देते हैं और काम। ठीक, तो जितना भी विज्ञान है, चाहे कोई भी चीज़ है, आप किसी भी सब्जेक्ट को देखेंगे ना, हमारा अभी जो एजुकेशन बोर्ड है जिस तरीके से पढ़ा रहा है, वो सारे सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली पढ़ा रहा है। सारे सब्जेक्ट को, हिंदी हो, गुजराती हो, कोई भी चीज़ आप
देखेंगे तो आपको समझ में आएगा फेथ बिल्कुल ही मिसिंग है। ठीक है, चलिए इस बात पे कभी और चर्चा कर सकते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन आज मुझे दर्शन का प्रस्ताव रखना है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक, तो विज्ञान के साथ जो मिसिंग बात है वो क्या है? विवेक। विवेक जो है, एक और बात देखिए, मैं इस दो बातें हो सकती हैं, एक तो विवेकपूर्ण विज्ञान के लिए किताबें लिखी जाएं, ठीक है, और जब तक किताबें नहीं लिखी जा रही, जब तक वो शिक्षा पद्धति में नहीं आ रही है, तब तक हम क्या कर सकते हैं? एक टीचर है ना, हर कहते हैं, आप देखिएगा कोई टीचर कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप सब भी जब छोटे बच्चे थे ना, तो कोई एक टीचर रहे होंगे जिनकी छाप आपके अंदर है, और जब आप अपने आप को टीचर की तरह देखते हैं ना, तो आपको लगता है मैं उन टीचर जैसा बनूं, या मैं उन टीचर जैसा बन गया हूँ। मेरे साथ तो है ऐसा, मैं दिखने में अपने माँ बाप जैसी हूँ, पर मैं पढ़ाने में अपने उन टीचर जैसी हूँ, या उनकी मैं कॉपी करती हूँ जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, तो एक जो शिक्षक है उसके पढ़ाने का तरीका ऐसा हो, है ना, पढ़ाने के तरीके में वो बहुत कुछ मिक्स कर देता है, बहुत कुछ मिक्स कर सकता है, और करता ही है। आज का टीचर मिक्स करता ही है ना। वो मिक्सिंग कैसी हो? वो मिक्सिंग चाहिए हमको किसकी? तो जब तक इस हिसाब से चीज़ें लिखी नहीं जाती, यदि टीचर्स ऐसे तैयार हो जाएं कि वो विवेक पूर्वक, है ना, एक विवेक भी साथ में देते चलें, कोटिंग करते चलें विज्ञान के साथ, तो संभावना है ना। चलिए, ये बात बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, सहज स्वीकार हो रहा है? हाँ, चलिए, तो संभावना है, मतलब हमारे अंदर क्या है? समझने की क्षमता है। हमारे अंदर दो चीज़ों का विकास चाहिए, योग्यता और पात्रता। क्या हमारी पात्रता है? हाँ है, हम सभी शिक्षक हैं, इस नाते हमारी बिल्कुल पात्रता है। हम सभी मानव हैं, ज्ञानावस्था की इकाई हैं, समझ सकते हैं, इस नाते हमारी क्षमता है। हम समझ करके आचरण में ले आएं, उस तरीके से पढ़ा पाएं, इस योग्यता का विकास होना बाकी। ठीक है, इसी के लिए ये कार्यक्रम है। ठीक, और ये बड़ी आसानी से हो सकता है। मुझे कभी कभी ये सोच के अब आश्चर्य लगता है, मुझे लगता है जैसे पूरी मानव जाति इस प्रस्ताव का इंतज़ार कर रही थी, जैसे तर्क का खास तौर पे इस प्रस्ताव को समझने के लिए इंतज़ार कर रही थी पूरी मानव जाति। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले ना इतनी शिक्षा थी, ना ही इतनी मात्रा में हम बहुत सारे लोगों को देखते थे जो शिक्षित थे, जिनका तर्क विकसित था। हमारा है, ठीक है, तो ये हमारी पात्रता का विकास डेफिनेटली हो चुका है, इस बात से हम कह सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने दो बातें रखूंगी और दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ेंगी। ठीक है, हम सब एक चीज़ फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाते हैं, नाउन। क्या? संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, है ना, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? नाउन ये शब्द मुझे इतना ज़बरदस्त लगता है ना, जब छोटा सा बच्चा होता है, पहला ग्रामर जैसे ही पढ़ना शुरू करता है, ग्रामर मतलब भाषा का व्याकरण, सबसे पहली चीज़ आप पढ़ाते हैं उसको नाउन। संज्ञा, संज्ञा मतलब जो संज्ञानशीलता में आए, संज्ञानशीलता, संज्ञानशीलता मतलब समझने की क्षमता, जो हमारी समझ में आए। संज्ञानशीलता मतलब क्या? जो हमारी समझ में आए। ठीक बात है? यस और नो? ठीक, समझ में आए। बताइए, कौन मुझे संज्ञा की परिभाषा बताएगा? हाँ बताइए। संज्ञा यानी कि कोई भी पदार्थ, वस्तु या मानव को, पदार्थ, वस्तु या मानव। बढ़िया। और कोई कुछ इसमें चेंज करना चाहेगा? प्लेस, हाँ। A noun is the name of any person, place or thing, है ना, ऐसे ही रटाते हैं ना बच्चे को। A noun is the name of
एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। मानव को कॉमा लगा लीजिए, चलिए, पदार्थ, वस्तु, मानव, स्थान, है ना। कुल मिला के कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, वस्तु मतलब क्या, देखिए जो शब्द है, शब्द मतलब क्या, सम साउंड, शब्द, नाद, शब्द, शब्द मतलब एनी काइंड ऑफ साउंड दैट हैज़ मीनिंग, मीनिंगफुल वर्ड्स, राइट। तो शब्द के मूल में क्या रहता है, अर्थ, अर्थ के मूल में क्या रहता है, भाव, भाव के मूल में क्या रहता है, वस्तु, और वस्तु के मूल में क्या रहती है, कोई वास्तविकता, कोई रियलिटी, ठीक। रियलिटी को इंगित करने वाले साउंड्स को संज्ञा अथवा नाउन कहते हैं। ये ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई, ठीक है। रियलिटी को, कोई रियलिटी है, कोई वास्तविकता है, उसको इंगित करने वाले, मतलब उसकी सूचना देने वाले शब्दों को, है ना, ऐसे साउंड्स को हम क्या कह रहे हैं, नाउन कह रहे हैं, संज्ञा कह रहे हैं, ठीक। अच्छा, आप संज्ञा देखें और कितनी याद है आपको, तो कोई संज्ञा के प्रकार बताएगा मुझे। हाँ, यस, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, तो अस्तित्व में, अस्तित्व मतलब अस्ति मतलब है, त्वा मतलब व्यवस्था, प्रत्येक क्षण व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, हैं। अस्तित्व में, इसको अस्तित्व बोलते हैं, ठीक है, को एग्जिस्टेंस और अदर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अस्तित्व में दो वास्तविकताएं हैं, दो वास्तविकताएं हैं, और मज़ेदार बात यह है कि हम उनको पहचाने हुए हैं। अस्तित्व में दो वास्तविकताएं हैं, ठीक। कौन कौन सी रियलिटीज़ हैं बताइए, नाम लीजिए, या मैं इजी कर दूं, 12 बजे, कितने बजे तक मेरा टाइम है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो दो प्रकार की रियलिटीज़ हैं, एक फिजिकल हैं और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट हैं। इंग्लिश में बोलते हैं, आप जिसे भाववाचक संज्ञा वगैरह बोलते हैं ना, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए, इनके कुछ उदाहरण दीजिए, फिजिकल रियलिटीज़ क्या क्या हैं। रोटी फिजिकल, कपड़ा, हाँ, कुर्सी, मकान, कार, ठीक, मोबाइल वगैरह वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट, ये भौतिक, इसको बोल देते हैं भौतिक, मतलब जिनको हम पांचों इंद्रियों से किसी प्रकार से जान सकें, है ना। अभौतिक बताइए, प्रसन्नता, हर्ष, लागनी, बहुत बढ़िया, बोलते जाइए। दुख, सुख, क्रोध, और प्रेम, प्रेम, बोलते जाइए। आनंद और प्रामाणिकता। अरे वाह, वाह, अमेजिंग। कुछ भी पढ़ाना नहीं पड़ रहा, एकदम फ्लो हो रहा है सेशन में। ठीक है, चलिए, तो अस्तित्व में भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की वास्तविकताएं। आपने बोला आनंद, प्रामाणिकता, बहुत सारे और आपने नाम बोले, मैंने कुछ लिख दिए अपने मन से। ये बताइए, ये जो हमारी पूरी शिक्षा है अभी की, उसका पूरा कार्यक्रम, पूरा, इसको जांच के देखिएगा, जो शिक्षा आज की है उसका पूरा उद्देश्य, पूरा कार्यक्रम भौतिक चीज़ों के मिल जाने के लिए समर्पित है, अथवा अभौतिक के, अथवा भौतिक अभौतिक दोनों के, या दोनों में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आज की शिक्षा का उद्देश्य और कार्यक्रम कितना? इतना।
और आपने यहाँ पे नाम मुझे बोल रहे थे सुख, आनंद, प्रामाणिकता, बोल रहे थे ना आप ये सब। और आपने कहा था जीवन में हम कैसा सुखी होना कैसा चाहते हैं, निरंतर सुखी होना चाहते हैं। और उस सुखी होने के लिए इन सब की आवश्यकता कितनी, थोड़ी थोड़ी देर लगातार, कितनी, विश्वास आपस में बना रहे थोड़ी देर की, सम्मान थोड़ी देर चाहिए, प्रेम, ममता, वात्सल्य, करुणा, दया, सुख, आनंद, प्रामाणिकता, जितने भी आपने नाम लिए। और एक दूसरे आप नाम ले रहे थे जो दुख और क्रोध, मतलब जब ये नहीं मिला तो उसका दूसरा आप एक नाम बता रहे थे, जैसे अपमान है ना, अविश्वास, आप इसके विरोधी शब्द बता रहे थे। तो हमारे सुखी होने के क्रम में हमें क्या चाहिए? देखिए, भौतिक समृद्धि की अपनी आवश्यकताएं हैं, भौतिक समृद्धि भी चाहिए, ठीक है, लेकिन भौतिक और अभौतिक दोनों चाहिए, एक नहीं चाहिए, है ना। अभौतिक पहले चाहिए, भौतिक थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। शिक्षा समर्पित कहाँ है? 100% इसके लिए। कामना किस चीज़ की है? बच्चा पढ़ लिख के समझदार हो जाए। यही विरोधाभास है, और इस विरोधाभास को हम ठीक ठीक इंगित नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट एबल टू लिटरली, मतलब हम इसको ठीक ठीक इंगित नहीं कर पा रहे हैं, हम ठीक ठीक इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसका बिल्कुल साइंटिफिक वे आपको दर्शन सह-अस्तित्ववाद में मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने इस दर्शन को लिखा है वो इस तरीके से ही लिखा है कि ये शिक्षा में आगे बढ़े, और इसीलिए वो शिक्षा में आगे बढ़ा है विथ गुड रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए, ये बात बढ़िया। आप में से कितने लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। ऐसा लगता है कि कोई सत्ता है जो हमें नियंत्रित, संतुलित, व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार चेष्टा करती रहती है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता तो है, अब हमने देखा नहीं है, ये दूसरी बात है ना, ये दूसरी बात है। अच्छा, देखने की, जानने की इच्छा भी बनी ही हुई है, लेकिन लगता है कि पता नहीं हमारी पात्रता है नहीं है, अभी तो हमने कहाँ तपस्या करी है ना, ठीक है। क्योंकि हमारी सारी कहानियाँ बताती हैं कि बड़ी तपस्या लगती है परमात्मा को देखने में। ठीक, चलिए और थोड़ा आते हैं अस्तित्व सहज दो वास्तविकताएं। अस्तित्व में आपने दो प्रकार की चीज़ों को पहचान लिया। अब अपनी पूरी कल्पनाशीलता को लगाइए और इस हॉल में अपने ध्यान को केंद्रित करिए, ठीक। और हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मेरे हाथ में एक पेन है ना, कुछ यहाँ पर आपको पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, दिख रही कि नहीं दिख रही हैं? सबको दिख रही हैं। पदार्थ के मूल में क्या है? पदार्थ के मूल में क्या है बताइए? हर पदार्थ किससे मिलकर के बना है? हाँ बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। अणु। हर अणु किससे मिलकर के बना है? परमाणु। तो हम ये कह सकते हैं कि अस्तित्व में जो मूल वास्तविकता है वो क्या है? परमाणु। जिन लोगों ने डाल्टन के और ये सिद्धांत पढ़े हुए हैं उन्हें पता है परमाणु को इसके फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, पता है ना। परमाणु में भी अंश बोलते हैं उसके बाद, है ना, अंशों को तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु किससे मिलकर के बना हुआ है? रुकिए, अंशों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक। तो जो मूल वास्तविकता है वो एक्चुअली क्या है? एक अंश। इसको हम एक इकाई भी बोल सकते हैं, एक यूनिट। इसके फर्दर आप इसको तोड़ नहीं सकते, इकाई अथवा एकम, ठीक है, बढ़िया। तो अस्तित्व सहज हमारे पास
जो मूल वास्तविकता है वो क्या है? मूल वास्तविकता के रूप में हम पहचान पाए किस चीज़ को? अंश को, अथवा एकम। ठीक। अस्तित्व में दूसरी वास्तविकता क्या दिखती है आपको? इस पूरे हॉल में देखिए तो आपको बहुत सारे परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है। परमाणु जो हैं अंशों से मिलकर के बने हैं, अंशों को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे हॉल में ही सिर्फ अपने ध्यान को रखे रहिए और बताइए इसमें दूसरी क्या वास्तविकता आपको दिखती है। वास्तविकता का मतलब ये नहीं कि आप उसको छू सकें, टेस्ट कर सकें, 5 इंद्रियों से नहीं, आपके संज्ञान में वो आती हो, आपकी पकड़ में वो आती हो। ट्राई कीजिए। इस अस्तित्व में क्या क्या है? चलिए, इस अस्तित्व में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस हॉल में बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को इस हॉल से बाहर निकाल दीजिए। अब क्या बचा? हवा। हवा बची। हवा को भी इस जगह से बाहर निकाल दीजिए। प्रकाश को भी निकाल दीजिए। शून्यावकाश। शून्यावकाश को बाहर निकाल सकते हैं? शून्यावकाश को बाहर नहीं निकाल सकते। तो जो मूल वास्तविकता के रूप में क्या दिखाई पड़ा आपको? अवकाश। शून्यावकाश मतलब खाली स्थान, ऐसा ही ना? तो एक बात हमको ये दिखाई पड़ी और दूसरी बात हमको दिखाई पड़ी, खाली स्थान। ये 2 वास्तविकताएं हैं। खाली स्थान को हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। अध्ययन मतलब ध्यान पूर्वक देखना। चलिए इस खाली स्थान का अध्ययन किया जाए। तो खाली स्थान की एक लाक्षणिकता, एक कैसा दिखता है आपको? क्या इसकी कोई सीमा है? क्या खाली स्थान की कोई सीमा है? सभी को सहज स्वीकार है ये बात कि नहीं? तो जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं? असीम। अनंत उसको कहते हैं जो बहुत सारे हों और इतने सारे हों कि उनको गिना ना जा सके, जैसे कि तारे, जैसे कि रेत के कण, जैसे कि पानी की बूंदें। ठीक है? तो खाली स्थान कैसा है? असीम। खाली स्थान जो यहाँ पर है, इसका कोई आकार है क्या? तो जिसका कोई आकार ना हो, ठीक। और खाली स्थान में क्या क्या दिखाई, उसके क्या दिखाई पड़ रहा है? खाली स्थान कैसा है स्वभाव से? इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, जो खाली स्थान है इसमें कुछ जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है क्या? खाली स्थान में कुछ भी जोड़ा या घटाया जा सकता है क्या? तो जिसमें कुछ जोड़ा या घटाया ना जा सकता हो उसे एक दूसरी संज्ञा क्या है? और पूर्ण। ये खाली स्थान जो है ये कैसा है? इसके आर पार आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? मैं आपको देख ही इसलिए पा रही हूँ क्योंकि इसका स्वभाव कैसा है? पारदर्शी। क्या इस खाली स्थान में मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ? जहाँ आप ऐसी कोई भी वस्तु, जहाँ पर वस्तु माने वास्तविकता, जहाँ आप मूवमेंट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पारगामी। है कि नहीं? तो खाली स्थान को हम यहाँ पर अभी इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने पाया कि कैसा है? असीम, निराकार, पूर्ण, पारदर्शी, पारगामी। और इसमें क्या कोई क्रिया है? क्या कोई क्रिया इसमें हमें देखने को मिल रही है? खाली स्थान में कुछ क्रिया है? जैसे मैं मूव कर रही हूँ तो क्या खाली स्थान में कुछ हिल डुल रहा है? तो इससे हम क्या कह सकते हैं? क्रिया शून्य कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक। ये कैसा है? सीमित है कि व्यापक है?
है ना, व्यापक है। ठीक, अच्छा एक और बात ये बताइए, जैसे ये एक है, किसी भी चीज़ को आप एक कब पहचानते हैं? जब आपको इसकी सीमा दिखाई पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास व्यापक है अथवा अवकाश है अथवा खाली स्थान है, इसके हमने ये लाक्षणिकताएं देखी, ठीक है। यहाँ पर हम इसे क्या एक नाम और दे रहे हैं, कैसा है? इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, समस्त व्यापक एक है, पूर्ण है, ठीक। अच्छा, और थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, जो सारे अंश हैं, है ना, जो सारे अंश होते हैं वो अपनी कक्षाओं में लगातार घूमते रहते हैं कि नहीं घूमते रहते हैं? मूवमेंट है कि नहीं है? इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है हमें? गति, मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। सारे प्लैनेट्स गति में है कि नहीं है? हैं, सारे प्लैनेट्स गति में है, ठीक है। हर एक इकाई, मूल रूप से हर एक अंश लगातार गति में है या थोड़ी देर बाद रुक जाता है? सारे अंश लगातार गति में, जैसे प्लैनेट्स को देख लीजिए आप, जब अंश को नहीं कहते ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड के अंदर है वैसा ही ब्रह्मांड में देख सकते हैं। तो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो लगातार घूम रहे हैं या लगातार घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए, अगर कहीं पर गति है तो कहीं पर ऊर्जा भी होगी। अब ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? बहुत बढ़िया, है ना। तो बिल्कुल लॉजिकल एक बात दिमाग में आती है कि यदि और कोई ऊर्जा का स्रोत सिद्ध नहीं है तो एकमात्र जगह बनती है क्या? अवकाश से। जबकि साइंस यहाँ पर, साइंस हैज़ अ ब्लैक वॉल हियर, काली दीवार है, इसके आगे वो बता नहीं पाते। सारा विज्ञान यहाँ से शुरू होता है कि अंश घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं इस बात पे कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हम कह सकते हैं? ऊर्जा का स्रोत है, ठीक। देखिए, अब देखें, हम अस्तित्व में गतियों को देखें तो हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, वास्तविकताओं को। कुछ है स्थूल वास्तविकताएं। स्थूल मतलब जैसे ये शरीर, जैसे ये दरी, जैसे ये पंखा, ये सब स्थूल वास्तविकताएं हैं। इसके बाद कुछ और वास्तविकताएं हैं, सूक्ष्म वास्तविकताएं, जो दिखती नहीं है लेकिन 100% हैं, जैसे मेरा मन, मेरा विचार, मेरी बुद्धि, ये सब है ना, सभी कह रहे हैं। तो स्थूल वास्तविकताएं, उसके अंदर पहुँचे तो पता चला सूक्ष्म कुछ वास्तविकताएं हैं, और इन सूक्ष्म वास्तविकताओं को समझने वाला, है ना, एक और वास्तविकता है, उसको बोलते हैं कारण, जिसको आप आत्मा के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए तो आप कहते हैं मेरा मन। मन मैं नहीं है, मन मेरा है, मतलब मैं और कोई हूँ, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने कहा संघ से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए बात रखना बड़ी आसान हो गई यहाँ पर। तो एक कारण नाम की वास्तविकता है, ठीक है। और देखिए, उसके भी मूल में हमारे पास एक और सत्ता है, उसको हम कह रहे हैं महाकारण, ठीक है। तो अंश जहाँ पर है, अंश सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं कि दूर दूर हैं? अंश एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अंश, कोई भी अंश एक दूसरे को टच करते हैं? कोई परमाणु एक दूसरे को टच करता है कभी भी? दे ऑलवेज हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना, हमेशा वो स्पेस के बीच में ही रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वास्तविकता जो हमारे पास हर एक, आपने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक एक अंश के भी अंदर, है ना, डूबा भीगा गिरा, इस स्थिति में स्पेस बना रहता है, ठीक है। तो देखिए, जो इस आत्मा से भी, आत्मा जैसे अणु से सूक्ष्म परमाणु, परम मतलब उससे भी सूक्ष्म, तो आत्मा से भी जो सूक्ष्म है, उसी का एक और नाम आप जानते हैं, परमात्मा, ठीक। बात बढ़िया लगी, ठीक, तो तालियां बजाइए, ठीक है, ठीक। अस्तित्व सहज दो मूल वास्तविकताएं हैं, और आत्मा अथवा अंश और स्पेस, अंश इकाई और व्यापक का सह अस्तित्व है,
है ना, ये सदा सदा है। ठीक, इस मूलभूत बात का प्रतिपादन किया श्रद्धेय श्री ए नागराज जी ने, और इस बात को, ये दर्शन की सबसे गहन बात है, सबसे गहन बात। और इतना ही एक लाइन का प्रतिपादन है, अस्तित्व कैसा है? सह अस्तित्व। किसका? इकाई और व्यापक सत्ता का। ठीक, 3-4 मिनट और है। एक बात और कहना चाहूँगी, देखिए हम व्यापक की लाक्षणिकताओं को तो देख पाएँ, किस प्रकार से ये हमारे जीवन से जुड़ेंगी, किस प्रकार से ये हमारी शिक्षा से जुड़ेंगी। ठीक है, जैसे हमने एक और इसी प्रकार की कुछ लाक्षणिकताएं थी जिनको हम आँख से नहीं देख पाते, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, भौतिक कुछ वास्तविकताएं थीं, और कुछ वास्तविकताएं अभौतिक वास्तविकताएं थीं, जैसे विश्वास, सम्मान, प्रेम, ये सभी हमारे नियंत्रण का आधार हैं कि नहीं हैं? इनके कारण से ही हम सुखी हैं कि नहीं हैं? ठीक, तो इस तरीके की जो हमारी बात है, ये बात पूरी तरीके से वैज्ञानिक रूप से रखना बच्चे के साथ। आपको क्या लगता है ये बात आज हम लोग, कोई किसी बैकग्राउंड से था, कोई किसी बैकग्राउंड से था, हम सब समझने में केपेबल हैं? हम सबके अंदर इस बात को समझने की पात्रता है? कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई बूढ़ा हो, पूरी तरीके से समझ सकता है। ठीक, तो इस बात को और गहराई में रखना, इस बात को, और कैसे ये इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस आपके पास पहुँचेंगे, ठीक है, कैसे इसको शिक्षा में लेकर के आया जाए, कैसे हमारा जो अभी ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको? ग्रीन हाउस। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं, जो उसको हिंदी में ग्लोबल वार्मिंग आप सभी समझते हैं। ठीक है, तो हमारी ये स्थितियों को कैसे पीछे लेके आया जाए? पहले आदमी समझदार होगा और उसके बाद प्रकृति में हार्मनी दिखाई पड़ेगी, ऐसा लगता है, क्योंकि जो मनुष्य है उसकी ही नासमझी से प्रकृति में सब जगह असंतुलन दिखाई पड़ रहा है। तो पहला संतुलन कहाँ स्थापित होना है? स्वयं में। समझ कहाँ आनी है? यहाँ, है ना। सभी चीज़ें किस प्रकार से सह अस्तित्व में हैं, और हम सभी लोग कंटेंट साइंस में हम पढ़ा ही रहे हैं चीज़ों को, कैसे उसे और विवेकपूर्वक रखा जा सकता है, इस बात का जो ज्ञान है वो हम आपके साथ, अगर आप चाहेंगे तो और आगे शेयर करेंगे। ठीक, चलिए, सभी को बहुत धन्यवाद। ठीक है।